सो हेलो एंड वेलकम टू द चैनल गाइस। तो आज इस चैनल पे हम शुरू करने वाले हैं अपना ऑप्टिक्स, यानी कि बोर्ड्स एग्जाम बहुत करीब है और ये उन चैप्टरों में से एक आता है जो सबसे ज्यादा वेटेज रखता है। दूसरी बात, बच्चों को काफी डर लगता है क्योंकि अच्छे से सारी डेरिवेशन सही हुई रहती है और अप्रोच भी नहीं मिलती कि कैसे पूरे ट्रायंगल, ट्रिगोनोमेट्री, कैसे चीजों को याद रखना है। इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। अगर आपके मन में ये डर है कि क्या हम स्कोर कर पाएंगे अपने आने वाले एग्जाम में, तो जवाब आपको इस वीडियो के एंड तक मिल जाएगा। इस वीडियो में सारी इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस, फॉर एग्जांपल हम स्नेल्स के बेसिक्स से स्टार्ट करेंगे, पीआईआर करते हुए, प्रिज्म के एनालिसिस करते हुए आपको पूरा मैं स्फेरिकल और लेंस मेकर फॉर्मूले के डेरिवेशन तक कंप्लीट कराने वाला हूं। यानी आपके लिए ये वीडियो काफी फायदेमंद होने वाली है अगर आपका बोर्ड एग्जाम बहुत करीब है तो हम शुरू करेंगे उन क्वेश्चन से जो हमारे अब की बोर्ड्स में आने के लिए बहुत ही ज्यादा उतावला हो रहा है और समय की बिल्कुल भी बर्बादी हम 1% भी नहीं करने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले आपको मैं एक टर्म बता दूं, अगर आपको नहीं पता कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, तो एक तरह से ये एक रेशियो है। ठीक है, देखो एक डेफिनेशन अलग होती है और फिजिक्स के लिए अप्रोच अलग होती है। तो मतलब जैसे डेफिनेशन क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर या वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम। जैसे अगर हम बोले तो C/V, ये है क्या, मतलब देखो लाइट जो है वो एयर में जा रही थी, तो आपको पता है कि एयर या वैक्यूम बोलो तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड की स्पीड से जाती है। और वो अब मान लो किसी मीडियम में जा रही है, पानी के अंदर, प्रिज्म के अंदर, कहीं भी जा रही है, तो वहां पर स्पीड अलग हो जाएगी। तो इन दोनों का जो रेशियो होता है ना, वही होता है अपना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यानी कि एक तरह से ये बताता है कि पानी में अगर लाइट जा रही है और एयर में, तो कितना टाइम्स फास्टर है एयर में विद रिस्पेक्ट टू पानी या कोई मीडियम। तो म्यू कुछ नहीं है, बस ये बताता है कि कितना टाइम स्पीड बढ़ जाती है उसकी किसी एक पर्टिकुलर मीडियम से। बाकी आप ये डेफिनेशन याद रखोगे तो ये फॉर्मूला याद रखोगे तो काफी बेटर रहेगा। अच्छा, कई बार आपको 1μ2 करके भी देखने को मिलेगा। इसका मतलब क्या होता है, एक्चुअली है तो ये रेशियो ना, दो चीजों को कनेक्ट कर रहा है, तो ये होता है, इसका मतलब होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। अब काफी बच्चे ये सब चीजों को स्टार्टिंग में इग्नोर करते हैं। मैं आपको एक बात बता दूं, आगे चल के लेंस मेकर्स वगैरह आएगा, अब आपको कि हाँ वो तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो तो मैंने देखा, उसमें ये सब चीजों की जरूरत पड़ जाती है। तो अगर आप चाहते हो कि न्यूमेरिकल अच्छे से हो तो ये समझ लो कि 1μ2 2μ1 क्या है। तो 1μ2 क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, जिसका फॉर्मूला होता है μ2/μ1। ठीक, अगर मैं बात करूं 3μ4, इसका मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 4 विद रिस्पेक्ट टू 3, यानी कि ऑफ मीडियम 4 विद रिस्पेक्ट टू 3, और इसका जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा μ4/μ3। अच्छा, जब इस तरफ कुछ भी ना लिखा हो तो वो अंडरस्टूड होता है कि वो एयर है। क्या है, एयर। तो इतनी बेसिक सी बात अपने लिए काफी ज्यादा सफिशिएंट है। ठीक है, अब स्नेल्स लॉ समझेंगे। अगर आपने स्नेल्स लॉ इससे पहले कभी सुना होगा या पढ़ा होगा तो आपने एक चीज सुनी होगी कि साइन आई और साइन आर का जो रेशियो है, स्नेल्स लॉ में साइन आई, the angle of incidence of sin I to the sin R is actually a constant, ये होता है स्नेल्स लॉ। बट ये डेफिनेशन हमारी एप्लीकेशन में बिल्कुल काम नहीं करने वाली। यानी कि जब हमें लगाना होगा ना, सच में हमें ऐसा महसूस होगा यार हम करें क्या, क्या I है, क्या R है, क्या म्यू है, क्या अगर मैं 1μ2 लिख दूं तो क्या μ1 है, क्या μ2, आपको समझ में नहीं आएगा। तो मैं आपको एक बड़ा कारगर चीज बताने वाला हूं स्नेल्स लॉ को लगाने के लिए। एक बात बता दूं, आप में से जितने बैठे हो यहां पर, चाहे वो प्रिज्म हो, स्फेरिकल हो, लेंस मेकर हो, हर चीज की बैकबोन स्नेल्स है। तो अगर आपको स्नेल्स लगाने नहीं आया तो लिटरली कोई चीज का फायदा नहीं रह जाएगा दोस्तों। तो अगर आप चाहते हो कि अब कब के एग्जाम में आप बैंड बजा दो, एक्चुअली मेरा गला जो है ना वो बहुत गड़बड़ है, इसीलिए आपको मेरी आवाज थोड़ी वियर्ड लग रही होगी, बट कोई बात नहीं, हम रुकेंगे नहीं। ठीक है, चलो गाइस, तो मान लो यहां पर अपना एक मीडियम है, ये बनाया हमने नॉर्मल। ठीक है, यहां से आई हमारी रे, ये आई हमारी रे। ठीक है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस बना। एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा नॉर्मल से बनता है। कहां से बनता है, नॉर्मल। ठीक है, और जब रे बाहर निकल के जाएगी तो हुआ रिफ्रैक्शन। क्या हुआ, रिफ्रैक्शन। अब आप में से शायद वो भी होंगे जो शायद रिफ्रैक्शन नहीं जानते, तो मैं बता दूं, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वो सीधा जाने के बजाय डेविएट हो जाती है, तो वो डेविएशन के जो फिनोमेना है उसी को रिफ्रैक्शन कहते हैं। ठीक है, और एंगल हमेशा नॉर्मल से बनता है। देखो यार, थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं इस सेशन में एनर्जी नहीं डाल पा रहा हेल्थ इश्यूज की वजह से, बट लिटरली मैं ये कभी नहीं चाहूंगा कि ये सेशन आपके लिए इफेक्टिव ना हो। तो मैं थोड़ा फिर से बताऊंगा कि एंगल ऑफ इंसिडेंस हो
चाहे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो, हमेशा नॉर्मल से लेते हैं, नॉर्मल से, हमेशा नॉर्मल से, ठीक है। अब अपने को अगर ए पॉइंट पे स्नेल्स लॉ लगाना है तो हम क्या करेंगे, एक बार हम यहां खड़े हो जाएंगे, ठीक, एक बार हम यहां खड़े हो जाएंगे। इधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ1, इधर का है μ2, ठीक है। क्या है μ1 एंड μ2। तो अगर आपको ए पॉइंट पे स्नेल्स लगाना हो तो स्नेल्स एट पॉइंट ए, वो क्या होने वाला है, बहुत आराम से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंटू साइन ऑफ एंगल दिस, यानी कि μ1 इंटू साइन आर। नाउ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंटू साइन ऑफ एंगल दिस, यानी कि μ2 इंटू साइन आई, दोनों को आपको इक्वेट कर देना है। मतलब मैंने आपको एक टूल दे दिया कि आपको रटना ही नहीं है कि क्या μ1 क्या μ2 क्या आई क्या यार, अपने को याद रखेंगे जिस भी मीडियम में वहां के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से एंगल को मल्टीप्लाई, दूसरे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से एंगल को मल्टीप्लाई। सो μ1 इंटू साइन आर इज इक्वल टू μ2 इंटू साइन ए। अब कोई कहेगा नहीं मैंने यहाँ पे आई देखा था, नहीं मैंने यहाँ पे μ1 देखा था। आप सेल्फ डिपेंडेंट हो, आप इस चीज पे डिपेंडेंट नहीं हो कि क्या 1 क्या 2 क्या आई क्या आर। ये स्नेल समझ आ गया तो हम चलेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट सिनेरियो पे, जो कि है अपना, मैं आपको एनसीईआरटी को फॉलोअप कराता दिखाता रहता हूं ताकि आप लोगों को ये फील होता रहे कि हम लोग कैसे कैसे चीजों को कवर कर रहे हैं, ठीक है। रिफ्लेक्शन वाला पोर्शन हम यहां कवर नहीं करेंगे, ठीक है, शॉर्टेज ऑफ वेस्टेज ऑफ टाइम हो जाएगा थोड़ा सा। अब मैं आपको मेन चीज बताने जा रहा हूं जो सबसे ज्यादा इस पेपर में मेन है, जो कि अपना है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अगर आपको ये समझ आ गया तो मतलब समझ लो क्रिटिकल एंगल क्या होता है, टीआईआर फिनोमिना क्या होता है, ये सब अक्सर पेपर में पूछता रहता है। तो अगर आप देखोगे तो आपको ये वाहियात सी एक चित्र दिखाई दे रहा होगा, काफी डरावना सा। हम इसको समझेंगे कि इस एक्चुअल में इस रे डायग्राम का मतलब क्या है। मैं आपको ये बता रहा हूं, ये वीडियो कुछ उस पर्सपेक्टिव से बना रहा हूं मैं, ताकि आपका जो अपकमिंग पेपर है, जो मुश्किल से 10, 12, 15 दिन में होने वाला है, आज कितनी तारीख है, आज 10 है, तो हार्डली 17-18 दिन में जो होने वाला है, तो उसमें आप उस पेपर की बैंड बजा सको, और ये हम कर पाएंगे, ये वादा है मेरा, ठीक है। उसको समझने के लिए आपको मेरे साथ एक स्क्रीन पर आना पड़ेगा। चलो, तो अब महसूस करेंगे चीजों को। लेट्स बी रिलैक्स, आराम से। चलो, एक रे है, रे स्ट्राइक की यहां पर, पढ़ने के बाद हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि सीधा जाएगी, बट वो रिफ्रैक्ट कर दी। इसी फिनोमेना को बोलते हैं रिफ्रैक्शन। ये रहा एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये रहा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब मेरे दोस्त, मैं थोड़ा अगर और एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ा दूं तो क्या होगा, चल सोच के बता। हम आप बोलोगे बड़ा आसान है, एंगल आई बढ़ा दोगे तो और रिफ्रैक्ट करेगी, मतलब हम ऐसा सोच रहे थे वो और रिफ्रैक्ट करेगी। अब मेरे दोस्त, अगर मैं और एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ा दूं, और एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ा दूं, अगर मैं और एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ा दूं, और तब आप बोलोगे कि फिर तो मुझे लग रहा है वो ग्रेस कर जाएगी। क्या कर जाएगी, ग्रेस कर जाएगी, बाहर जाएगी ही नहीं। तो अब मैं आपको एक बड़ी स्टार रेटिंग वाली बात बताऊंगा कि वो एंगल ऑफ इंसिडेंस जहां पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन पूरा का पूरा 90 हो जाता है, उसे बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। नहीं, चलो कॉपी में लिखो। व्हेन रे ट्रेवल्स फ्रॉम denser medium to rarer medium, denser to rarer, that angle of incidence in which angle of refraction becomes 90 degree. That angle of incidence at which angle of refraction becomes 90 degree is called critical angle. चलो मेरे दोस्त, लगाते हैं यहां पर हम स्नेल्स लगाना हमें आना चाहिए, स्नेल्स एट ए पॉइंट। तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लिया म्यू, ये एयर है तो इसका हो गया 1। तो क्या सिखाया था, यहां पे खड़े हो जाओ, दिस इंटू दिस, यानी कि म्यू इंटू साइन आईसी इज इक्वल्स टू दिस इंटू दिस, यानी कि 1 इंटू साइन 90। तो यहां से अगर आप फिर से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस दिस इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वो एयर है ना ऊपर, तो दिस इंटू दिस। तो यहां से हमने देखा कि जो साइन आईसी है, यानी कि जो अपना साइन आईसी आया वो 1/म्यू के बराबर आया। तो इस तरह इसको आप कंडीशन ऑफ टीआईआर भी क्रिटिकल एंगल का भी, मतलब बालों का भी क्रिटिकल एंगल निकालने आ गया, आपको म्यू दे दे तो आप इजीली निकाल सकते हो, ठीक है। तो बड़ा आसान है कि द एंगल ऑफ इंसिडेंस एट व्हिच द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बिकम्स 90 डिग्री। अब व्हाट इज टीआईआर? अब सपोज कर मेरे दोस्त, मैंने थोड़ा एंगल और बढ़ा दिया, मैंने थोड़ा एंगल और बढ़ा दिया। अब क्या होने वाला है, सोचो,
सोचो सोचो। अब मैंने और एंगल अगर बढ़ा दिया तो ये रे बाहर जाएगी नहीं, लड़के अंदर आ जाएगी। यानी कि ये अगर एंगल क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो गया, एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो रे कुंडी मत खटकाओ राजा, सीधा अंदर आओ राजा। मींस ये बाहर गई नहीं, अंदर ही सीधा आ गई। वंस अगेन, क्रिटिकल एंगल पे 90 डिग्री, 90 क्रिटिकल एंगल से ज्यादा तो लड़के अंदर आ गई। ठीक है ना गाइस, देख लेना। क्रिटिकल से थोड़ा बड़ा किया तो लड़के अंदर। सो TIR की बात करें, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, वो कब होता है? जब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से बड़ा होता है। मतलब जहां पर ये लड़ा वो एंगल ऑफ इंसिडेंस से ज्यादा था और लड़के वापस आ गया। अगर दोनों तरफ हम साइन ले लें तो साइन आई मस्ट बी ग्रेटर देन साइन IC। साइन IC 1/μ के बराबर है, उठा के रिप्लेस करेंगे तो यहां से साइन I मस्ट बी ग्रेटर देन 1/μ। या बोले तो साइन को उस तरफ ले जाए तो I मस्ट बी ग्रेटर देन साइन इनवर्स 1/μ। ये क्या है? कंडीशन फॉर TIR। तो यहां पे याद रखना बच्चों कि अगर मैं TIR की बात करूं, अगर लिखना चाहो तो लिख लो, व्हेन अ रे ट्रेवल्स फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, when a ray travels from denser medium to rarer medium, and if the angle of incidence is greater than critical angle, if the angle of incidence is greater than critical angle, then ray suffers total internal reflection। Then ray suffers total internal reflection। फिर से समझेंगे बच्चों। ब्लू जब हमने पिंक वाली की, पिंक तो ऐसे गई तो 90 डिग्री ग्रेस। ये क्या है? ये क्रिटिकल एंगल है। इससे ज्यादा और एंगल बढ़ा दिया तो लड़के वापस आ गई उसी मीडियम में। इसे बोलते हैं TIR। ठीक है, आपको ये प्रिज्म में भी काफी हद तक देखने को मिलेगा। मैं आपको दिखाता हूं, थोड़ा प्रिज्म का फील कराता हूं। जैसे सपोज करो आपका ये एक प्रिज्म है, ठीक है, आपका ये प्रिज्म है, ऑलराइट। अरे मैं आपको NCERT में दिखाता हूँ, आपको ज्यादा अच्छा फील आएगा। जस्ट अ सेकंड। प्रिज्म वगैरह में काफी आपको ये देखने को मिलेगा। आपको मैं फुल टू फील कराता हूँ। ये देखो, आप ये देखो, अगर आप ये देखो तो जैसे ये सब रे डायग्राम जब आ जाता है तो अच्छों की सिट्टी गुल हो जाती है, बट हमारी नहीं होगी। ठीक है, अब देखो ये रहा हमारा सरफेस। अच्छा, आप लोग ना सबसे पहले एक छोटा सा काम करना, हमेशा एक काम ये करना कि हमेशा पहले नॉर्मल बनाना, क्योंकि नॉर्मल नहीं बनाओगे तो एंगल लेने में प्रॉब्लम होगी। तो सबसे पहले नॉर्मल क्या होता है? सरफेस के परपेंडिकुलर। तो ये रहा सरफेस का परपेंडिकुलर, नॉर्मल 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 नॉर्मल, ये सारे नॉर्मल है। क्यों? 90 डिग्री सब नॉर्मल है। अब दोस्तों मजा देखो, जो रे आ रही है वो नॉर्मल के अलोंग आ रही है। यार एंगल नॉर्मल से लेते हैं, अब रे नॉर्मल के ऊपर ही आ रही है तो कोई एंगल ऑफ इंसिडेंस नहीं, और जब इधर जाएगी तो कोई एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी नहीं। क्यों? अरे क्योंकि μ1 इंटू साइन I इज इक्वल टू μ2 इंटू साइन R। अगर ये 0 है, I 0 है तो R भी 0 ही आएगा। तो रे सीधा निकल गई। अब यहां पर आते हैं। अब जब आप देखोगे यहां पर टक 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 नौ, पहले सबसे पहला काम नॉर्मल बनाना। नॉर्मल नहीं बनाओगे फील नहीं आएगा। सबसे पहला काम अब इस सरफेस का नॉर्मल बनाओ। नॉर्मल बनाया, जब नॉर्मल बनाया तो आपने ये पाया कि ये 45 है, ये 45 है, ये 90 होगा, ये 90 है तो ये भी 45, तो ये भी 45। तो आपने देखा कि ये जो, देखो ध्यान से देखना, थोड़ा सा इसको छोटा कर दूंगा तेरे को, जैसे ये 90 है, ये 45, तो ये 45 और ये भी 45 ही होगा। तो आपने देखा कि रे उस सरफेस पे स्ट्राइक करिए 45 पे। और मैं आपको बता दूं कि जो प्रिज्म है इसके लिए क्रिटिकल एंगल 45 डिग्री से छोटा होता है, 42। आपको मैं यहां दिखा देता हूं जस्ट अ सेक। इसी तरह से डायमंड का कुछ और होता है 24 पॉइंट समथिंग, यहां पर आप देख सकते हो। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूं जस्ट अ मिनट, ताकि आप लोग को एक पूरा आइडिया देखो। 24.4 डिग्री। तो कुल मिला के ये पूरा TIR का फंडा है, आपको याद रहना चाहिए। अब अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो आता है, रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सर्फेसेस एंड बाय लेंसेज, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये डेरिवेशन काफी बार आती है और इसकी छाती पे चढ़ के लेंस मेकर्स प्रूफ होता है। तो ये दोनों को बहुत ज्यादा जरूरी है समझना। आप एक काम करो, पहले हेडलाइन डालो, फिगर से लेके हर एक चीज के हम एनालाइजेशन करेंगे और आपको पूरी तरह से पूरी कहानी को समझा के रहेंगे।
तो हम बनाने वाले हैं अपना एक स्फेरिकल पोर्शन और आप हो जाओ एकदम से रेडी। सपोज ये हमारा स्फेरिकल पोर्शन है, ठीक है, ये हमारा स्फेरिकल पोर्शन है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोल देते हैं लेट्स से μ2 है। ऑलराइट, हम बनाएंगे अपनी एक प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक, ये हमने बना ली अपनी प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक। अब ये रहा हमारा पोल, ये रहा हमारा पोल, ठीक। अब बहुत ध्यान से देखिएगा, ठीक है, ओके। ये रहा हमारा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से निकलेगी रे, ऑब्जेक्ट से निकलेगी रे, जाके टकराएगी। सबसे पहला काम नॉर्मल बनाना, नॉर्मल हो जो नॉर्मल लाइफ में नॉर्मल 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 हमेशा सेंटर से पास करेगा। नॉर्मल हमेशा, मान लो अगर ये पूरा गोला होता तो ये उसका सेंटर होता, ठीक है। तो नॉर्मल हमेशा सेंटर से पास करेगा। नॉर्मल क्यों बनाया? क्योंकि एंगल हमेशा नॉर्मल से लेते हैं। ये आया एंगल ऑफ इंसिडेंस। लड़ने के बाद हमने उम्मीदें लगाई थी कि सीधा जाएगा, बट ये रिफ्रैक्ट होकर कहीं यहां पर इसने फाइनल इमेज बना डाली। बात समझ आली कि नहीं आली? आली रे आली, इमेज बना ली, ठीक है। अब ये रहा हमारा ऑब्जेक्ट U, ठीक है, इसको बोल देते हैं A, ठीक है। और ये रहा हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर और A से लेकर I तक है फाइनल इमेज की दूरी। तो इतनी पिक्चर तो आई थिंक क्लियर होगी कि एक रे आई लड़ी धाए 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 धाए, ठीक है, एक नॉर्मल बना धाए। तो ये रहा ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, ये रहा रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये रहा इमेज की डिस्टेंस। देखो मैं इस तरह से कराने की कोशिश करूंगा ताकि आपको पूरा यहीं पर याद हो जाए, एक्स्ट्रा मेहनत ना करनी पड़े। अब प्रॉब्लम है, पहले तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बना ले। अब डाउट है कौन सा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है यार? रे और नॉर्मल के बीच का एंगल ही एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा। अब अपने को लगाना है स्नेल्स लॉ इस ए पॉइंट पर। तो ए पर स्नेल्स लगाने के लिए हम सब तैयार हैं। तो मैं यही बताने वाला था, बोल ही दिया स्नेल्स लॉ। अप्रोच शुरू कैसे करना है? शुरुआत स्नेल्स से ही करनी है। कहां से करनी है? स्नेल्स से। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे स्नेल्स से। स्नेल्स, फिर से ए ले लिया क्या, इसको हम पी ले लेते हैं, ठीक है। क्या ले लेते हैं? लेट्स से इसको हम पी बोल देते हैं। स्नेल्स एट पी, तो वो क्या हो जाएगा? आप पहले यहां खड़े हो तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 तो इंटू 1, तो μ1 इंटू साइन आई इज इक्वल टू, आकर अंदर खड़े हो जाओ तो μ2 इंटू साइन आर। आ जाओ सारे अंदर आ जाओ, ठीक है। अच्छा, जब हम लोग छोटे होते थे तो काफी चीजें हमारी इग्नोर की जाती थी, ठीक है। उसी तरह से जब एंगल्स छोटे होते हैं तो साइन आई को आप आई लिख सकते हो, साइन आर को आप आर लिख सकते हो, ठीक है। तो यहां पर इसको हटाएंगे तो ये हो जाएगा μ1 इंटू आई इज इक्वल टू μ2 इंटू आर। तो अब अपने को बस टारगेट क्या है? अपना टारगेट है कि अपने को क्या क्या चाहिए? आई चाहिए और आर चाहिए। जीवन सेटल है गाइस, जीवन सेटल है। कम ऑन, एनर्जी लेवल शुड बी डैम हाई। अपने को सिर्फ आई चाहिए, आर चाहिए, जीवन है सेटल। सेटल म्हणजे सेटल। अब आई और आर के लिए हमें 9th-10th के टीचर्स को आंख बंद करके याद करना होगा कि उन्होंने हमें कुछ ट्रिगोनोमेट्री सिखाई थी, कुछ सिखाया था। तो देखो, सबसे पहले एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे। ये परपेंडिकुलर हम यहां से ड्रॉप करेंगे यहां तक, ठीक। ये किया हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप, ये। अच्छा, ये जो डिस्टेंस है ना, इसको फुल्ली इग्नोर करो। इतनी डिस्टेंस नेग्लिजिबल है, फुल्ली इग्नोर करो। आपको थोड़ी बड़ी दिख रही होगी क्योंकि थोड़ा बड़ा हो रहा है, बट आप इसको ऐसा, अपर्चर बहुत इस तरह से बनता है, ये ऐसे होता है। तो ये जो ड्रॉप होता है तो ये बहुत ही क्लोज होता है, तो ये डिस्टेंस नेग्लेक्ट होती है, ठीक है। चलो, अब आई और आर चाहिए। अब मैं आपको कुछ बातें बताऊंगा, कुछ एंगल्स याद करने हैं आपको। जैसे आपको 3 एंगल खुद से लेने होंगे, एक अल्फा पहली चीज, एक बीटा दूसरी चीज, और एक गामा तीसरी चीज। दैट्स इट, कम ऑन, दैट्स इट। एक अल्फा, एक बीटा और एक गामा। अब आपको, आपकी जो नजरें होनी चाहिए वो एक ट्रायंगल पे होनी चाहिए। कौन सा ट्रायंगल? ये वाला ट्रायंगल, ये वाला जो मैं बनाने जा रहा हूं आपकी नजरों के सामने। ये एक हरा ट्रायंगल दिख रहा होगा, मैं इसका नाम दे देता हूं, अच्छा लगेगा आप सबको। उसका नाम है ओपीसी। तो ट्रायंगल ओपीसी, अगर आप देखो तो ये रहा ओपी, ये रहा पीसी, ये रहा ओसी। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो मैं इसको अलग से चलो बना देता हूं यार। ये रहा अल्फा, ये रहा बीटा और ये रहा आई। तो एक ट्रायंगल की आपको एक प्रॉपर्टी याद होगा कि सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल। मतलब दो अंदर लोगों का जो मिलन होता है वो एक एक्सटीरियर के बराबर होता है। तो ये मिली इक्वेशन नंबर 1, हमें आई मिला यहां से। अल्फा बीटा कैसे निकालेंगे? उसके लिए आपको ट्रिगोनोमेट्री यूज करनी पड़ेगी। जैसे ये अल्फा चाहिए आपको, तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। देखो याद कर लो, अल्फा चाहिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस,
मेरे को बीटा चाहिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस, फिर से मेरे को अल्फा चाहिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मेरे को बीटा चाहिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मेरे को गामा चाहिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस। देखो कितनी मजेदार चीज है यार, खेल लो। हाँ ये कर लो पहले। फिर से मेरे को अल्फा चाहिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मेरे को बीटा चाहिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मेरे को गामा चाहिए तो गामा चाहिए तो परपेंडिकुलर तीनों का सेम है और उसकी बेस। आई होप आपको बातें पूरी महसूस हो गई होंगी कि गेम सारी ट्रायंगल की है। तो मैं लिख देता हूं जो tan अल्फा है, यानी कि जो अल्फा होगा, क्योंकि tan अल्फा सब अप्रोक्सीमेटली बराबर ही लेना है, ठीक। तो जो tan अल्फा है परपेंडिकुलर कितना हो गया, इसे भी कुछ नाम दो, इसे नाम क्या दे दे, इसे नाम ई दे देते हैं। तो परपेंडिकुलर हो जाएगा ईपी अपॉन बेस कितना है ओई, ठीक है। बीटा की बात करें तो tan बीटा अप्रोक्सीमेटली tan बीटा, ठीक, अप्रोक्सीमेशन का साइन लगा दो, वो कितना हो जाएगा परपेंडिकुलर पीई, ईपी बोल देते हैं, अपॉन बेस कितना है ईसी। और अब फाइनली बात करें किसकी, गामा की। तो गामा की बात करें तो tan गामा कितना है, tan गामा है परपेंडिकुलर ईपी अपॉन जो बेस है वो ई आई, कितना हो गया ई आई। मैं फिर से बोल रहा हूं, उसको नेग्लेक्ट करना है तो ई से लेकर आई तक। अब कुछ नहीं करना, ये हो गया। अब अपने को कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जो ध्यान रखनी है, जैसे साइन कन्वेंशन हो गए। साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग मैं आपको पहले ही बता दूं कि जो ओई है, आप पोल पे खड़े हो जाओ तो पोल सर ये रहा, आप यहां, अरे ये डिस्टेंस नेग्लेक्ट कर, आप पोल से लेफ्ट देख रहे हो तो लेफ्ट में आपको नेगेटिव माइनस यू लेना है। आप ईसी देखोगे आपके पोल के राइट साइड है तो ईसी जो आएगा वो प्लस रेडियस आएगा, ठीक है। ईआई देखोगे आपके पोल पर आप खड़े हो, आपके राइट साइड है तो ईआई भी आपका प्लस बी आएगा। तो साइन कन्वेंशन चीजें याद रखना। अभी एक ट्रायंगल और हमें लेना पड़ेगा क्योंकि आर तो आया ही नहीं ना हमारे पास। तो चलो अब आर के लिए संघर्ष करते हैं। आर के लिए ये ट्रायंगल ले लो, ये और ये, तो मैं अलग से बना दूं आर के लिए। ट्रायंगल का नाम है पीसीआई ट्रायंगल, ये तो कोई खुफिया एजेंसी लग रही है, पीसीआई। तो ट्रायंगल है पीसीआई, मैं बना देता हूं, ये और ये, ठीक। तो ये रहा आर, ये रहा गामा और ये रहा बीटा, ठीक है। तो फिर से वही प्रॉपर्टी लगानी है। ट्रायंगल थोड़ा टेढ़ा बन गया, सीधा कर देते हैं इसको। पीसीआई कुछ इस तरह से है, ठीक है। और लगभग एक एग्जांपल बना रहे, ये है, इससे थोड़ा तिरछा है तो ले ले, नहीं तो कहेंगे कि 1% नहीं लग रहा, ये पीसीआई है, ये ऐसा, ठीक। अब ये रहा अपना आर, ये रहा गामा, ये रहा बीटा। सो एक्सटीरियर इज इक्वल टू सम ऑफ टू इंटीरियर, तो एक्सटीरियर इज इक्वल टू सम ऑफ टू इंटीरियर। तो यहां से आर मिल गया, बीटा माइनस गामा। गाइस देखो, एक होता है रट के चीजों को करना, एक होता है पूरा विजुअलाइज करना। हम यहाँ विजुअलाइज कर रहे हैं, अपने को आई मिल गया, अपने को आर मिल गया, उठा के आप पुट करना है, अपने को बस पुट करना है। आई मिल गया, आर मिल गया। सो आई कितना मिला, आर कितना मिला, सब हम पुट करेंगे। तो कहां करें, तो आप लोग बोर्ड इसी स्क्रीन पे देखना, सब देखिएगा अच्छे से। तो मैं काम करता हूँ, लाइन बना के साइड में लिखता हूँ ताकि आपको फुल्ली वहां से भी दिखता रहे, इधर से भी दिखता रहे। तो यहाँ से V1, अगर हम आई की बात करें, किसकी बात करें, आई की, तो आई कितना आया अपना, आई आया अपना अल्फा प्लस बीटा। तो आई है अपना, ओहो इसको भी बड़ी चशन चढ़ी है, ठीक है। और B2 इंटू आर, आर कितना आया अपना, उधर से देखो आप लोग, बीटा माइनस गामा। अब अल्फा की बात करें तो अल्फा ईपी अपॉन ओई, तो अल्फा है अपना ईपी अपॉन ओ इंटू ई। बीटा कितना है, बीटा ईपी अपॉन ईसी। बीटा कितना है, फिर से ईपी अपॉन ईसी। और गामा कितना है अपना, गामा के बारे में बातें नहीं, ईपी अपॉन ई आई, तो ईपी अपॉन ई आई। सो इफ यू नोटिस ईपी कट गया। सो म्यू1 1 अपॉन ओई प्लस 1 अपॉन ईसी इज इक्वल्स टू म्यू2 1 अपॉन ईसी माइनस 1 अपॉन ई आई। नाउ पुटिंग द वैल्यूज, ओई कितना है माइनस यू, ईसी कितना है आर, वी उठा के सब रखो और आंसर को चखो। ईसी कितना आया, ईसी कितना आया आर, ठीक है। और ईसी कितना आया आर, और ई आई कितना आया, ये कितना है वी। सो यहां से इसको आप शफल अप करोगे तो ये कितना हो गया, माइनस म्यू1 अपॉन यू प्लस म्यू1 अपॉन आर इज इक्वल टू म्यू2 अपॉन आर माइनस म्यू2 अपॉन वी। यहां से अगर आप नोटिस करो तो ये इस तरफ आएगा, तो हो जाएगा म्यू2 अपॉन वी
माइनस म्यू वन अपॉन यू, और ये उस तरफ जाएगा और दोनों में आर एलसीएम ले लेंगे तो एक ही स्टेप में लिख देते हैं तो थोड़ा सही रहेगा, म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन आर। सो ये आया अपना 3 स्टार रेटिंग फॉर्मूला। सो यहां से क्या बना, म्यू टू अपॉन वी माइनस म्यू वन अपॉन यू इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन आर। यहां पर म्यू वन हमारा होगा हमेशा रेयरर मीडियम, ठीक है, म्यू टू हमारा होगा डेंसर मीडियम, और इस फॉर्मूले को आप तभी लगाओगे जब रेयरर मीडियम से डेंसर जा रही होगी। ये लास्ट की 3 बातें याद रखना, न्यूमेरिकल में भी हम नहीं फंसेंगे फिर से कि हमारा जो म्यू वन होगा वो रेयरर, म्यू टू हमारा डेंसर, और ये फॉर्मूला तब लगाना है जब ये हमारी रेयरर से डेंसर जा रही होगी। अच्छा मान लो अगर डेंसर से रेयरर जाएगी तब क्या करेंगे हम, अगर डेंसर से रेयरर गई तो कुछ नहीं करने का, स्विच, अक्षय की सेल में स्विच, यानी म्यू वन को म्यू टू से स्विच करने का, मतलब म्यू टू लिखा था ना तो हो जाएगा म्यू वन अपॉन वी, म्यू वन लिखा था ना तो म्यू टू अपॉन यू इज इक्वल टू म्यू टू की जगह म्यू वन की जगह म्यू टू अपॉन आर। खास बात की सेंस नहीं चेंज हुआ, मतलब हमारे लिए आज भी म्यू वन रेयरर है, आज भी म्यू टू डेंसर है। यही तो हमारी खास बात है कि हमने ऐसे क्योंकि देखो इसके न्यूमेरिकल्स भी काफी आते रहते हैं, तो अपने को पूरी तरीके से तैयार रहना है, सक्षम रहना है, ठीक है। नोट हो गया गाइस, इसको वीडियो को पॉज करके नोट करो ताकि मैं लेंस मेकर भी करा सकूं और हम सफर में आगे की ओर बढ़ सके। लेंस मेकर भी सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट माना जाता है। चलो तो अब आप इसको पॉज करके करना। अब आता है अगला नेक्स्ट खिलाड़ी, मैं आपको स्क्रीन पे दिखा देता हूं। लेंस मेकर ही तो इस चैप्टर की जान है। लेंस मेकर फॉर्मूला रिफ्रैक्शन वाला, ठीक है, रिफ्रैक्शन लेंस मेकर, एंड उसके बाद पावर स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। चलो तो लेंस मेकर की डेरिवेशन इसमें करेंगे अभी। लेट्स गो। सो तो अर्ज है इस महफिल में कि लेंस मेकर आ गया है मार्केट में, कि लेंस मेकर्स आ गया है मार्केट में, कह रहे हैं आगे आगे मुझे भी नहीं पता। चल लेंस मेकर्स फॉर्मूला। अब गाइस देखना यहाँ पर ध्यान से, आप पूरी एनालाइजेशन करेंगे। एक लेंस है, ठीक है, यहाँ पर ये हमारी एक लेंस है, ऑलराइट। ये इतना मोटा क्यों बनाया आपने, ताकि आपको फील हो सके। ये बीच में ऑप्टिकल सेंटर, यहां पे रखा है हमारा ऑब्जेक्ट से रे निकलेगी धाएं। सबसे पहले बनाएंगे नॉर्मल, अपने को पता है वो रे होगी रिफ्रैक्ट होके वो जाके लड़ती यहां पर, लेकिन ये दूसरा वाला सरफेस भी आ गया जो और रिफ्रैक्ट करा के उसको कहीं पहले कहीं गिरा देगा। आई होप आपको बात समझ में आई। देखो पहले ग्रीन रे गई, रिफ्रैक्ट हुई, अब उसको लगा कि चलो इमेज बना लेंगे। अगर ये ना होता तो इमेज यहां बनती, इसके होने की वजह से ये और बेंड हो गई तो यहां पर इमेज बनी। अब यहां पर आपके सामने 2 सरफेस आ गए, पहला सरफेस दूसरा सरफेस। चलो एक एक करके दोनों सरफेस के एनालिसिस करते हैं। तो मान लो ये आप मानना क्या, ये बाहर अपना रेयरर मीडियम एयर है, ये अपना डेंसर है, तो रे अपनी रेयरर से डेंसर में जा रही है। तो जब भी रेयरर से डेंसर जाती है तो हम सबको पता है कि जो फॉर्मूला यूज होता है वो होता है म्यू टू अपॉन वी माइनस म्यू वन अपॉन यू इज इक्वल्स टू म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन आर। ये फॉर्मूला हम यूज करने के लिए तैयार है। चलो ठीक है, रेडी। तो चलो सपोज कर लिया ऑब्जेक्ट हमारा यू है, अगर ये ना होता सेकंड तो इमेज कहां बनती, वी डैश पे, जो कि ठीक है। अब हम जब करेंगे क्या, साइड कन्वेंशन में फिर से बता दूं कि साइड कन्वेंशन के लिए वरी नहीं होना है। जब हम डिराइव कर रहे थे तो यहां ले लिया, तो अब सीधा लगाएंगे म्यू टू अपॉन जो फाइनल इमेज है वो कहां बन रही है, वी डैश पे। अगर ये 2 ना होता तो वी डैश, अगर 2 ना होता और जो अपना ऑब्जेक्ट है वो यू पर ही है, ठीक, तो यहां पर ये हो जाएगा म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन रेडियस ऑफ कर्वेचर R1, ठीक है, यह इक्वेशन नंबर 1। अब लगाएंगे अपन लोग सेकेंड सरफेस पे। अब यहां रे डेंसर से रेयरर जा रही है, यानी कि क्लाउड बदलेगा, मौसम बदलेगा, म्यू वन की जगह म्यू टू की जगह म्यू वन आएगा, बाकी सब वैसा ही रह जाएगा, ठीक है। तो अब करना क्या है, अब आप सेकंड पर बैठ जाओ, आप वही देखोगे जो आपको 1 दिखाएगा, मतलब जो 1 इमेज बनाएगा वो इसको ऑब्जेक्ट की तरह दिखेगा। मंजे आप वही देखोगे सेकंड पर बैठकर जो 1 दिखाएगा। 1
image formed by one will be seen as the object by the second। मतलब इसकी जो इमेज है ना फर्स्ट वाले की जो इमेज है वो सेकंड वाले के ऑब्जेक्ट की तरह काम आएगी। यानी इसका जो v डैश है इमेज वो इसके ऑब्जेक्ट में काम आएगा। और इससे हम फाइनल इमेज कहां पर बना ली, v पर, तो हमें v निकालना है। ठीक है, तो यहां पर बनेगा μ1 अपॉन v माइनस μ2। इसका जो ऑब्जेक्ट है वो इसकी इमेज यानी कि v डैश इज इक्वल टू μ1 माइनस μ2 अपॉन r2। अब करना क्या, अपने को दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो। जब ऐड करेंगे तो ये पूरा कट जाएगा और आपका जो आंसर है बहुत क्लोज आ जाएगा। यानी कि μ1 अपॉन v माइनस μ1 अपॉन u इज इक्वल टू, इधर से एलसीएम लेंगे हम, चलो एलसीएम नहीं लेंगे अभी, पहले लिख देते हैं। इसको स्विच कर दो, मतलब μ2 को आगे लिख दो, माइनस μ1 अपॉन r2। ठीक है, अब यहां से हम क्या करेंगे, अगर आप नोटिस करो तो μ1 को कॉमन ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, क्यों नहीं ले सकते हैं, बहुत आसान है, ले लो μ2 माइनस μ1 कॉमन ले लो, तो क्या बचा 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2। क्या हम 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u को 1 अपॉन f लिख सकते हैं, लिख दो, तो यहां पर हो गया 1 अपॉन f इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2। तो यहां से अगर हम μ1 को डिवाइड में ले जाए तो यहां से हो गया 1 अपॉन f इज इक्वल टू, डिवाइड में ले गए तो μ2 माइनस μ1 अपॉन μ1 और बाकी सब अपना चित्र एज इट इज रहेगा, यानी कि 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2। तो यहां से डिवाइड लिया तो ये हो गया μ2 अपॉन μ1, ये जो लिखा हुआ है ये μ1 लिखा है। ठीक है, माइनस μ1 अपॉन μ1 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2। तो यहां से फाइनली 1 अपॉन f कितना आ जाएगा, μ2 अपॉन μ1 को 1 μ2 माइनस ये कट गया 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2। ये आया अपना 3 स्टार रेटिंग वाला फॉर्मूला, भूलने का नहीं है क्योंकि इससे डायरेक्ट न्यूमेरिकल्स भी आता है। 1 अपॉन f इज इक्वल टू 1 μ2 माइनस 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2। ये रहा हमारा लेंस मेकर्स फॉर्मूला, भी हमारा निपट गया। टेंशन लेने की अपने को जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, उसी के साथ अपना एक प्रिज्म की भी एनालिसिस आती है। तो प्रिज्म की एनालिसिस मतलब डेरिवेशन के तौर पे तो नहीं आएगी, उसका न्यूमेरिकल आ सकता है। तो आप लोग उसको पहले अच्छे से नोट करो और मेक श्योर करो कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि यार नहीं बनाना सोनी।